दिस इज जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम नया टॉपिक लाए हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। किसके अंडर पढ़ रहे हैं? लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के अंडर पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे पेपर में क्वेश्चंस भी बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए आपको इसे ध्यान से देखना होगा। ऑलराइट, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये अंडर किसके है? अलजेब्रिक इक्वेशन के। सो हमें यूज़ किसका लगेगा? अलजेब्रिक इक्वेशंस का, राइट। सो हमें इक्वेशंस क्या क्या लेनी है? अलजेब्रिक इक्वेशन लेनी है। अगर मैं इसका वर्किंग रूल समझाऊं तो सीधा जब हम वर्किंग रूल से समझते हैं तो एक सपोज कर लेते हैं कि हमारे जो अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं वो क्या क्या हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू समथिंग d1, राइट। ये एक है, ये एक लीनियर है और ये चैप्टर का नाम क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। इट मीन्स इसी तरह की बहुत सारी इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? कंबाइन। ऑलराइट, सो सेकेंडली मान लीजिए हमने a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। ऑलराइट, थर्ड इक्वेशन a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। आप अकॉर्डिंगली समझिए जितने में आपको समझ में आए। जब हम मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं ना, जब हम इन वैल्यूज़ की मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं तो इनका क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम लेके करते हैं। मतलब 2 इंटू 2 का बनाएंगे, 3 इंटू 3 का बनाएंगे या 4 इंटू 4 का बनाएंगे, जितने का भी बनाएंगे स्क्वायर में बनाएंगे। ऑलराइट, इतने का इसको इंक्लूड नहीं करते, ये तो अलग केस हो जाता है। उस केस में ये ज़्यादा हो सकते हैं इससे, बट जब हम मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं सिंपली वैल्यूज़ का तो ये स्क्वायर में ही लेते हैं। ठीक, देखिए ये क्या हो गई? आपके लीनियर इक्वेशंस हो गई। लीनियर इक्वेशंस को आप इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको और लिख सकते हैं ax इक्वल्स टू b। ये क्या है? आपने पढ़ा होगा पहले। यहाँ पर a का मतलब क्या है? ये जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं सारी ये, राइट। x का मतलब जो यहाँ पर ये वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, और ये b का मतलब ये जो हमने वैल्यू इन इक्वेशन से ऑब्टेन की है। समझ में आया आपको इतना? ये अब देखिए a की वैल्यूज क्या क्या लिखेंगे हम? मैट्रिक्स में लिखते हैं। सो a1 देन b1 c1 देन अगेन a2 b2 एंड c2। सिमिलरली है a3 b3 एंड c3। ऑल राइट, ये किसकी वैल्यू हुई? ये a की वैल्यू हुई। वेयर एज x की वैल्यूज क्या होंगी? x y z, फाइन। एंड b की वैल्यूज क्या क्या लेते हैं हम? ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है d1 d2 एंड d3, कुछ भी हो सकती है, हमने ये एज्यूम किया है। समझ में आया? आपको सिंपली क्या करनी है? अलजेब्रिक इक्वेशंस लीजिए जो भी आपको दी हुई हैं, उनको ऐसे फॉर्मेट में लाइए। उसके बाद क्या करना होता है फ्रेंड्स? एक ना आपको इक्वेशन बनानी होती है। वो इक्वेशन कैसे बनानी होती है? ऑगमेंटेड फॉर्म होता है। एक ऑगमेंटेड फॉर्म मान लीजिए आपको लिखना होता है c इक्वल्स टू a b। समझ रहे हैं ये क्या है? ये वैल्यूज क्यों लिखी जा रही हैं ऐसे? इसे हम क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशंस। ये वैल्यू सॉल्व नहीं है, ये इस इक्वेशन को a की वैल्यू क्या बताई मैंने? ये है। b की वैल्यू क्या है? ये। इन्हें इसी तरह लिखना है, सेम फॉर्मेट। लाइक देखिए इसे कैसे लिखेंगे? a की वैल्यूज क्या क्या है? a1 b1 c1 देन a2 b2 c2 देन a3 b3 एंड c3। और यहीं पर ही क्या बोला? b की वैल्यूज कैसे बोला है? ऐसे। तो आप इनको लिखेंगे भी कैसे? ऐसे ही लिखेंगे। समझ रहे हैं? इसकी जगह पे क्या क्या आएगा? d1 d2 एंड d3। ठीक, इतना समझ में आ गया? आपने क्या किया? इक्वेशंस ली, उसको इस फॉर्म में लाए। ये लिखे या ये लिखे, दोनों का मतलब सेम होगा क्योंकि जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है, ये जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या होगी? इससे होगी, राइट। जब हम कॉलम जैसे हमने कॉलम लिया तो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किसके साथ होती है? रो के साथ। तो जब ये पूरी वैल्यू से ये मल्टीप्लाई किसके साथ होंगे? अपनी रो के साथ। सो x इसके साथ, y इसके साथ, z इसके साथ। सिमिलरली सेकंड केस में ये सारी वैल्यू सेकंड रो के साथ, फिर ये वाली थर्ड रो के साथ। वैसे ये सारी वैल्यूज
वापस से आपको ये टेबल्स मिल जाएंगे। समझ में आया? ऑगमेंटेड फॉर्म भी हो गया। अब हमें क्या करना होता है, सिंपली आपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा होगा, बीएससी सेकेंड ईयर में था। उस रैंक ऑफ मैट्रिक्स में था कि आप इसे अपर ट्रायंगुलर में चेंज कीजिए या फिर एक्लन फॉर्म में चेंज कीजिए। देखिए अब ये अपर ट्रायंगुलर और एक्लन फॉर्म क्या है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी कोई मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2 C2 देन A3 B3 C3। अपर मैट्रिक्स में क्या करना होता है, ये डायगोनल वैल्यूज को छोड़ दीजिए, ठीक, भूल जाइए वहाँ क्या भी है, ऊपर की भी वैल्यूज को भूल जाइए कि वहाँ क्या है। आपको अपर ट्रायंगुलर में ये 3 वैल्यूज 0 करनी होती हैं। समझ रहे हैं? अपर ट्रायंगुलर करना बहुत ईजी होता है क्योंकि उसमें डायगोनल में कोई भी वैल्यूज है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना होता है, यहाँ की वैल्यूज को 0 करना होता है, मतलब A2 A3 एंड B3 हमें 0 करना होता है। और जो ये क्या है, ट्रायंगुलर फॉर्म है, और जो एक्लन फॉर्म होता है ये क्या होता है, मान लीजिए ये वैल्यूज थी, इनमें A1 B2 एंड C3, इन्हें तो 1 1 1 करना होगा, राइट, इस वैल्यू को 1 करना होगा, डायगोनल की सारी वैल्यूज को क्या करना होगा, 1 करना होगा, ठीक। और जो यहाँ पर वैल्यूज बच रही हैं इन्हें क्या करना होगा, इन्हें सिंपली आपको 0 करना होगा। इट मीन्स ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 1 के फॉर्म में, मीन्स डायगोनल वैल्यूज 1 बन जाएंगी एक्लन के फॉर्म में, एंड ये वाली वैल्यूज 0। वेयरएज ट्रायंगुलर में डायगोनल पे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर 0 चाहिए। अगर देखिए बहुत इजी हो जाता है कि इसे आप ट्रायंगुलर में चाहता है, एक्लन में थोड़ा सा हार्ड जाता है, लेकिन आपको जो मेथड इजी लगे, जो मेथड जल्दी हो जाए, आपको यूज़ करना है। ऑलराइट, मेथड हमें यूज़ करने होते हैं किसमें, इसमें, इसके ये वाली वैल्यूज 3 हमें 1 1 करनी होती हैं, ये वैल्यू 0 किसके, इसमें एक्लन में। अगर आप एक्लन यूज़ कर रहे हैं और ट्रायंगुलर यूज़ कर रहे हैं तो ये वैल्यू 0 करनी होती है, डायगोनल से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पर ही कौन सी वैल्यू है। समझ में आया? इतना काम हो गया आपको। अब क्या करना है, देखिए जब यहाँ वैल्यू 0 हो गई, यहाँ 0 हो गई, यहाँ भी 0 हो गई, तो आपको जो अब मिल जाएगा मैट्रिक्स, उससे इक्वेशन बनानी होती है। इट मीन्स मान लीजिए ये वैल्यू क्या हो गई, हमें जो हमारा फॉर्मेट मिल गया वो A1 B1 C1, यहाँ पर तो क्या हो गई 0, ये B2 मान लीजिए समथिंग हमने अपर ट्रायंगुलर यूज़ किया था, सो B2 डैश हो गया समथिंग, ये C2 डैश हो गया, यहाँ पर ये वैल्यूज मिलेंगी D1 डैश D2 डैश, सिमिलरली ये 0 हो गई वैल्यू, ये 0 हो गई, यहाँ पर C3 डैश और यहाँ पर ही D3 डैश, ये वैल्यूज मिल गई। अब इसे ही हमें क्या करना होता है, इक्वेशन के फॉर्म में वापस से कन्वर्ट करना होता है। लाइक देखिए A1 x प्लस B1 x प्लस C1, सॉरी यहाँ पर y है, y z इक्वल्स टू D1, एक इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी यहाँ पर इस 0 तो x की वैल्यू 0 हो गई, सो यहाँ पर क्या मिलेगा, B2x प्लस C2 डैश y इक्वल्स टू, ये डैश है सॉरी, D2 डैश। यहाँ पर ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सो यहाँ पर सिर्फ z की मिलेगी, ये x नहीं ये y है एंड ये z है, आई एम सॉरी। देन यहाँ पर C3 डैश z इक्वल्स टू D3 डैश। समझ रहे हैं? इससे आप z की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज ये a b c डैश जितने भी ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, सो इनकी वैल्यूज होंगी समथिंग, सो यहाँ से z की निकलेगी, यहाँ पर रखेंगे सो y की आ जाएगी, जब y और z यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द x। समझ में आ गया आपको ये फॉर्मेट? लीनियर हमने इक्वेशंस ली, उन्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, आर्गुमेंट फॉर्म में चेंज किया, फिर उसे एक्लन से या फिर ट्रायंगुलर से सॉल्व करेंगे, फिर उसे वापस से इक्वेशन में लाएंगे एंड x y z की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया इतना आपको? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जल्दी से आपको ये समझ में आ जाए। ऑलराइट, देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है, इसे कैसे सॉल्व करना है, गॉस एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ये आपकी गिवन एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं। देखिए पहले हमें क्या करना होता है, x इक्वल्स टू बी के फॉर्म में चेंज करना होता है, तो कर लेते हैं। देखिए इन इक्वेशंस को लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं होता, इक्वेशंस मतलब ये रो वाइज, आप पहले ये वाली रो लिखें, ये लिख दे, जो भी आपका मन हो आप उस फॉर्मेट में इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये पहले दी है तो इसे आप पहले लिखें, आपको जो अच्छा लगे वो पहले आप लिख सकते हैं।
मैं आपको प्रेफर करूँगी कि जिसमें 1 हो पहला उसे पहले लिखें, ताकि आपका क्वेश्चन ईजी हो जाता है वैसे ही, अगर आपने फर्स्ट टर्म ही आपका 1 है। ऑलराइट, देखिए ये क्या होगा 1 देन -1 देन यहाँ पर +1 है। सिमिलरली यहाँ पर 3 2 एंड -2, फिर यहाँ पर 2 4 एंड 1, यहाँ पर कंप्लीट। फिर यहाँ पर x y z की वैल्यूज़ क्या क्या है x y z, और यहाँ पर d की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी, ये वाली रो के सामने कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी 6, देन ये वाली रो के सामने -2, सिमिलरली ये वाली रो के सामने 3। समझ में आया? ये हमारी इक्वेशन थी जिसे हमने x = b के फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसे क्या करना है, ऑगमेंटेड फॉर्म में चेंज करना है, मीन्स c = a b। समझ में आया? एक को देखिए a की वैल्यूज़ क्या क्या है 1 -1 देन 1, सिमिलरली 3 2 -2 देन 2 4 एंड 1, और यहाँ पर b की वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगी आपको 6 -2 देन 3। समझ में आ गया इतना? पहले क्या किया हमने, इक्वेशंस ली, उसको x = b के फॉर्म में चेंज किया, देन उसे ऑगमेंटेड फॉर्म में चेंज किया। इसके बाद क्या करना होता है हमें, आप इसे या फिर एक्लन फॉर्म में चाहें तो एक्लन फॉर्म में यूज़ कर लीजिए इसे चेंज करके, या फिर ट्रायंगुलर मेथड यूज़ करके चेंज कर लीजिए। सो हम ट्रायंगुलर करते क्योंकि वहाँ पर ही सिर्फ इन्हीं तीनों को 0 करना होता है, यहाँ पर ही 1 करना ज़रूरी नहीं होता है। तो देखते हैं ये कैसे 0 होगा। अगर हम R2 में R2 = R2 - 3R1 करते हैं, देखिए इसमें 3 में से अगर 3 सब्सट्रैक्ट होगा तभी हमें R2 की वैल्यू 0 मिलेगी, और हमें ये वैल्यू क्या चाहिए 0 चाहिए। सो हमें क्या करना होगा, R2 में से 3 से मल्टीप्लाई करके R1 को सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगी, R1 की वैल्यू सेम रहेंगी 1 -1 देन 1 एंड देन 6, राइट। R2 के लिए ये वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड सेकंड वैल्यू क्या होगी 2 माइनस, देखिए 2 माइनस यहाँ पर ही माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, सो -3। R1 की वैल्यू क्या थी 1, सो 2 + 3 = 5, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5। समझ में आया? थर्ड केस में क्या होगा, माइनस ये वैल्यू फाइंड करनी है, सो -2 - 3R1, सो ये क्या होगा आपको माइनस का 5 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यू सॉल्व होगी तो -2 माइनस यहाँ क्या होगा 3 × 6, राइट। सो ये क्या हो जाएगा -2 - 18 = -20। समझ में आ गया इतना? फिर यहाँ की ये वाली वैल्यूज़ भी सिमिलरली 2 4 1 एंड 3। समझ में आया? पहले हमने क्या ऑपरेशन यूज़ किया, देखिए यहाँ पर ये रो में ही ऑपरेशन होते हैं, आप कॉलम में नहीं करेंगे। मतलब कॉलम वाइज जो ऑपरेशंस आपने पढ़े होंगे 11th 12th में वो यहाँ नहीं लगेंगे, सिर्फ रो वाइज वाले ही मेथड्स यहाँ पर ही लगेंगे, ठीक। अब देखिए अब इसे क्या करना है 0 करना है, सो R3 को क्या करना है 0 करना है, तो क्या करें R3 में से माइनस कर दे 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दे, सो यू विल गेट द 0। करते हैं, देखिए पहले क्या होगा, पहले तो 1 -1 1 एंड 6 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ भी 0 5 -5 एंड -20 क्या वैल्यूज मिलेगी R3 मीन्स 2, यहाँ वाली वैल्यूज लीजिए 2 - 2R1, यहाँ पर 0 हो गया, देन 4 माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा 2, सो माइनस माइनस प्लस 2, सो यहाँ पर 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 - 2 × 1 = 2, सो -1, एंड यहाँ पर 3 - 2 × 6 = 12 इज -9। ठीक, समझ में आ गया ये आपको? ये वैल्यू भी 0 हो गई। अब हमें लास्ट क्या करना है, हम ट्रायंगुलर यूज़ कर रहे हैं, सो हमें सिर्फ यहाँ की एक वैल्यू और 0 करनी है। तो देखिए अगर आपने इससे कुछ भी अब सब्सट्रैक्शन किया तो ये वाली वैल्यू चेंज होके कुछ ना कुछ आ जाएगी। इट मीन्स अब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई के केस में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने कोई भी ऑपरेशन ऐसे किया प्लस या माइनस का। देखिए 0 में से 1 माइनस करेंगे, सो
-1 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इट मीन्स अब आप इसमें प्लस और माइनस के ऑपरेशन इसके थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, देखिए इस पूरी रो को क्या कर दीजिए 6 से मल्टीप्लाई, ये मिडल वाली को, और ये बीच वाली जो रो है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। देखिए क्या होगा, ये मैं जनरली दिखा रही हूँ, ये आप लिख के नहीं दिखाएंगे पेपर में, लेकिन सॉल्व करेंगे कहीं रफ के लिए। देन 1 -1 1 एंड 6, ये 6 से मल्टीप्लाई हो गई, सो 0 30 -30 एंड यहाँ पर -120, राइट। यहाँ पर ही 0 हेयर 30 देन हेयर -5 देन यहाँ पर ही 45। समझ में आ गया, ये आपको मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इन दोनों रो को क्या करिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, मीन्स R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2। ये करने के बाद, राइट, अगर आप इसे सीधा यहाँ पर ही जब लिखेंगे तो लिखेंगे R3 इक्वल्स टू 5R3 माइनस 6R2। समझ में आया, R2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया था, R3 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तब ये आया। उसके बाद हम इन्हें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या मिल जाएगी वैल्यूज़, इन दोनों को कीजिए, सो यू विल गेट 0। यहाँ पर ही ये R3 मिल रहा है हमें, R2 वैसे ही रहेगा जो वैल्यूज़ यहाँ पर ही हैं। फिर यहाँ पर ही 30 - 30 इज़ 0, यहाँ पर ही क्या हो जाएगा +25 आएगा, सो 25। यहाँ पर ही इन दोनों को करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, सो 75। ये क्या मिली हमें, हमारी R3 मिल जाएगी, और R2 की जगह सिमिलरली यही वाली वैल्यूज़ आएंगी। समझ पाया, 30 - 30 एंड -120। सो हमें इन ऑपरेशन के बाद वैल्यूज़ क्या क्या मिल जाएंगी, 1 -1 1 16 देन यहाँ पर 0 30 -30 -120 एंड यहाँ पर R3 की वैल्यू क्या क्या मिली, 0 0 25 एंड 75। समझ में आ गया आपको, चेंज हो गई आपकी ट्रायंगुलर फॉर्म में। अब मैंने क्या बताया था, जब आप इन्हें ट्रायंगुलर फॉर्म में, अब क्या करेंगे आप, ये वैल्यूज आपको मिल गई, आपकी चेंज हो गया जब आपने ट्रायंगुलर यूज कर लिया। अब इन्हें इक्वेशन में लाइए, क्या मिलेगी, पहले रो के लिए इक्वेशन x माइनस वाई प्लस z इक्वल्स टू 6, पहली इक्वेशन। सेकंड 30 y माइनस 30 z इक्वल्स टू -120 एंड थर्ड क्या मिलेगी 25 z इक्वल्स टू 75। इक्वेशंस मिल गई, ये इक्वेशन थी, इसे हमने क्या किया, इस फॉर्म में लाए, ऑगमेंटेड फॉर्म में लाए, ट्रायंगुलर में चेंज किया, इक्वेशंस बना ली। समझ में आ गया इक्वेशंस कैसे बनती हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली इन्हें सॉल्व कर देंगे और वैल्यूज़ की डिजिट्स और एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। सो 25 z इक्वल्स टू 75, सो z इक्वल्स टू 75 बाय 25, सो इससे क्या मिल जाएगा, z इक्वल्स टू 3। ठीक, 25 3 ज़ा 75। सेकंड क्या है, ये देखिए, ये वाली 30 y माइनस 30 z इक्वल्स टू -120, इसको डिवाइड करने के लिए भेज दे, 30 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे दोनों तरफ। सो y माइनस जेड इक्वल्स टू -4, ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या करें, z की वैल्यू 3 को पुट कर दें, सो y माइनस 3 इक्वल्स टू -4, ये उधर जाएगी, सो y इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू भी निकल गई, z की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर क्या कीजिए, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। सो x माइनस y की वैल्यू -1 है, सो माइनस माइनस प्लस, देन +1 + 3 इक्वल्स टू 6। सो ये क्या हो जाएगा, x + 4 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 - 4 एंड x इक्वल्स टू 2। समझ में आ गया, x y z की वैल्यूज मिल गई। अब आपको चेक करना है कि आपकी वैल्यूज ये जो आ रही हैं ये सही है कि नहीं। इन्हें क्या कीजिए, वापस से ही इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रख के देख लीजिए। जैसे इस इक्वेशन में अगर हम रख के देखें, x की वैल्यू क्या आई है 2, सो 2 माइनस y की वैल्यू क्या है -1, सो माइनस माइनस +1, देन प्लस z की वैल्यू क्या है
3. So 3 plus 1 plus 2 equals to 6 and whereas RHS is also 6. It means आपने जो ये वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो क्या है, करेक्ट है. समझ में आया? आई रियली होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको मेथड्स याद होने चाहिए. आपको करना क्या है, इक्वेशंस बनाइए, ऑगमेंटेड फॉर्म मेन फॉर्म आता है उसी में चेंज कीजिए, एक्लन या फिर ट्रायंगुलर लगाइए जो भी आपको इजी लग रहा है, या फिर जो भी आपके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में यूजफुल है उसे लगाइए, इक्वेशंस बनाइए एंड वैल्यूज फाइंड कर लीजिए. क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, आप इसे पढ़ के जाइए ध्यान से कि ये आपको आ जाए. राइट, ये आज का हमारा लेक्चर था. आपको समझ में आ गया हो, बहुत अच्छा. नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा. ठीक, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे. आई थिंक LU डिकम्पोजिशन के साथ मिलेंगे. आप उसे पढ़ के रखिए. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.